स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज हम लोग बात करेंगे वेव वेलोसिटी पर। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है वेव स्पीड ऑन स्ट्रिंग। यानी अगर हम कोई स्ट्रिंग ले लें और उसको ऐसे ऑसिलेट कराएं तो उसमें वेव कितनी तेज़ भागेगी, उसकी स्पीड क्या होगी, इस पर बेस्ड आज का लेक्चर है। ये देखिए पल्स भागता हुआ जा रहा है, तो आखिर इसकी स्पीड क्या होगी, इस ट्रैवलिंग वेव की स्पीड क्या होगी स्ट्रिंग पर। स्पेशली आज का लेक्चर स्ट्रिंग पर वेव पर बेस्ड है। तो शुरू किया जाए, चलो शुरू करते हैं। तो हेडिंग लिख लीजिए, स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग। शुरू करते हैं। आ जाओ इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, एक स्ट्रिंग लेते हैं, उसको दोनों एंड पे बांध देते हैं। अब बांध दिया मैंने इसको ऐसे। अब बांधने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, जैसे मान लो जैसे गिटार का एक वायर है और उसमें मैं हल्का सा ऐसे फिंगर से प्लंग कर रहा हूं, ऐसे हल्का सा टिंग 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 ऐसे प्लंग कर रहा हूं। तो मैंने यहाँ पे हल्का सा प्लंग किया। जैसे मैं हल्का सा ऐसे पल्स बनाऊंगा तो वो भागेगा आगे की तरफ, है ना, ऐसे ट्रेवल करेगा। तो ये जो भाग रहा है प्लंक या जो हमने पल्स बनाया, ये भाग रहा है, ये किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, इसी को हम स्पीड कहेंगे। जैसे मैंने कोई पल्स बनाया, वो कितनी तेज भागता हुआ जा रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, वेव की स्पीड। एनर्जी कितनी तेज भाग रही है। तो जो स्पीड होगी वो डिपेंड करेगी रस्सी के टेंशन पर। यानी जो स्ट्रिंग ली है, अगर उसमें टेंशन बहुत ज़्यादा है तो आप पल्स बनाओ तुरंत भाग कर जाएगा, स्पीड अच्छी होगी। लेकिन सोच कर देखो, इमेजिन करो, एक दोस्त को उधर खड़ा करो और बोलो एक रस्सी लो, और दोनों लोग रस्सी को बहुत टाइट मत करना, ठीक है, लूज रखना, और फिर यहाँ हल्का सा ऐसे फिंगर मारना, पल्स बनेगा, है ना, लेकिन वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, एकदम आराम आराम से आगे बढ़ता हुआ जाएगा। समझ आ रहा है। और अगर दोनों ने बहुत टाइट करके रखा रस्सी को, एकदम दोनों ने पकड़ के रस्सी को एकदम ऐसे खींच रखा, फिर तुमने हल्का सा प्लंक मारा, दौड़ के भाग के जाएगा। टेंशन जितनी ज़्यादा होगी ना स्ट्रिंग पे, स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। गिटार में ट्यूनिंग करते समय क्या करते हैं अपन, यही तो करते हैं, है ना। गिटार में जब ट्यून अप करते हो आप, उसकी फ्रीक्वेंसी को मैच कराते हो, तो एग्जैक्टली आप उस रस्सी, वो जो स्ट्रिंग है उसके साथ, उसका आप क्या कर रहे हो, टेंशन बढ़ाते हो, जिससे कि वेव स्लो और फास्ट भागती है ना। म्यूजिक का सारा सिस्टम, गिटार और जो भी आप वायलिन वगैरह, ये जितने इंस्ट्रूमेंट हैं, इन सब के बारे में आगे बात भी करेंगे अपन डिटेल में। बट अभी तो आप ये देखो कि अगर टेंशन ज़्यादा है तो उसमें स्पीड भी ज़्यादा होगी। क्लियर है क्या ये? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा कि अगर टेंशन ज़्यादा होगी तो स्पीड ज़्यादा होगी स्ट्रिंग पे। दूसरी बात देखो जरा, सोच कर देखो, मैं एक पतली सी रस्सी लूँ और एक मोटी सी रस्सी लूँ और दोनों को बराबर टेंशन दे दूँ। ध्यान से सुनना, देखो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इस बात को। यहाँ देखो, एक हम लेते हैं थोड़ी पतली रस्सी और एक लेते हैं थोड़ी मोटी रस्सी। चलो मैं इसको मोटा कर देता हूँ, ये देखो, और दोनों को मैंने बराबर टेंशन पे रखा, बराबर खींच के रखा, और दोनों पे मैंने बनाया पल्स। ऐसे दोनों को मैंने फिंगर से ऐसे पल्स बनाया। किस में तेज भागेगा, पतली वाली में या मोटी वाली में? टेंशन सेम है, टेंशन इसमें भी वही है, इसमें भी वही है। अब मुझे बताइए किस में वेव पल्स तेज भागेगा, पहले वाले में या दूसरे वाले में? सर किस में भागेगा, कैसे बताएं? अरे भाई, जो हैवी है, जो भारी रस्सी है, उसमें पल्स आराम से भागेगा। जिम का मोटा वाला रस्सा पड़ा होता है ना, जिससे एक्सरसाइज करते हैं, उसमें अगर बहुत मोटा रस्सा है, रस्सा बोल रहा हूँ मैं ना, मोटी स्ट्रिंग, उसको अगर ऐसा हल्का सा पल्स करो तो पल्स तो बनेगी, लेकिन बड़ा आराम आराम से भागेगी। और एक पतली रस्सी हो, सोचो उसी की जगह, और उसको तुमने हल्का सा ऐसे किया हो, है ना, तो उसमें तेज भागता हुआ जाएगा। यानी रस्सी अगर पतली होगी तो तेज भागेगी वेव, और रस्सी अगर मोटी होगी तो स्लो भागेगी। आ जाओ जरा इसको एक एनिमेशन से भी दिखाते हैं आपको। ये देखो आपकी स्क्रीन पे, देखो पहले एक पतली रस्सी है और फिर वही मोटी रस्सी, मैंने दोनों कनेक्ट कर दिया और पतली रस्सी में एक पल्स बनाया, और वो देखो कैसे भागता हुआ जा रहा है। देखो देखो, जब पतली रस्सी में चल रहा है तब तेज चल रहा है या मोटी वाली में तेज चल रहा है? देखो आराम से देखकर बताओ किस में तेज चल रहा है। सर ये सर पतली वाली में तेज चल रहा है। देखना, मोटे में जैसे ही पड़ेगा वैसे स्लो हो जाएगा, देखिएगा। ये देखो स्लो हो गया एकदम। कितना स्लो है मोटी वाली रस्सी में, देखो है स्लो। हाँ, तो रस्सी मोटी होगी तो स्लो चलेगा, और रस्सी पतली होगी तो तेज चलेगा पल्स। क्लियर है? आ जाओ,
अब रस्सी पतली है या मोटी है, इसको हम किस फैक्टर से दिखाएं? तो इसको हम दिखाएंगे, एक नया फैक्टर यहां पर ला रहे हैं, देखना सभी लोग, म्यू। किससे लिख रहा हूं मैं? म्यू। म्यू क्या होगा? मास पर लेंथ। म्यू क्या होगा यहां पर? मास पर लेंथ। देखना जरा, इसको अपन लीनियर मास डेंसिटी बोलते हैं। पहले अपन लेमडा से दिखाया करते थे, अब इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि लेमडा वेवलेंथ है, वरना तुम आगे चलकर कहीं पे काट पीट दोगे। तो म्यू क्या है? म्यू है मास पर लेंथ, यानी कितनी मास कितने लेंथ पर है। अगर कम मास है तो पतली रस्सी होगी, है ना। जैसे मान लो 1 मीटर की है ये, और 1 मीटर में ये रस्सी का वजन है 1 ग्राम, और नीचे वाले के 1 मीटर में वजन है 10 ग्राम, तो नीचे वाली क्या हुई? नीचे वाली मोटी हुई ना। अरे पर मीटर में जितना ज़्यादा मास होगा वो उतनी ज़्यादा मोटी होगी। तो कोई भी रस्सी कितनी मोटी है कितनी पतली है, ये किस बात से पता चलेगा? मास पर लेंथ से, उसकी लीनियर मास डेंसिटी से पता चलेगा। तो ये जो स्पीड है ये इस लीनियर मास डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है? इनवर्स, उल्टा। ये हमने रूट लगाकर लिख दिया, ठीक है। अगर आप इन फैक्टर्स को कंबाइन कर दो तो आपको स्पीड का फार्मूला मिलने वाला है √T/μ। वैसे तो हम इसको ड्राइव नहीं कर रहे, ऐसा मत सोचो ये सर आपने ऐसे ऐसे लिखा फिर ड्राइव किया, कोई डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं। किस पे डिपेंड कर रहा है? उन फैक्टर्स को देख रहे हैं और उस पर बेस्ड फार्मूला आपके सामने हमने लिख दिया, सीधी सी बात है, ठीक है। किस पे डिपेंड कर रहा है? टेंशन पे। और किस पे डिपेंड कर रहा है? म्यू। म्यू क्या है? मास पर लेंथ। तो आप सीधा सीधा फार्मूला लिखो, इसको मिटा देता हूं मैं, सीधा सीधा फार्मूला देखो, ये रहा आपके सामने फार्मूला। आप चाहोगे तो इसका डेरिवेशन भी अपन लेवल 2 में कर लेंगे, लेकिन जरूरत नहीं है, जेई हो या नीट हो, जरूरत नहीं है उस डेरिवेशन की। तो आप सीधा सीधा इस फार्मूले को देखो बस। अपन तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ओके। ड्राइव करने में टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये रहा स्पीड ऑफ, किसका फार्मूला रहा? स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग, यानी किसी रस्सी पे वेव की स्पीड का फार्मूला हमारे सामने आ गया। और हमें दो फैक्टर साफ साफ दिख रहे हैं कि रस्सी अगर बहुत टाइट होगी तो वेव तेज चलेगी, और रस्सी अगर भारी होगी, म्यू बहुत ज़्यादा होगा तो स्लो चलेगा, और म्यू बहुत कम होगा तो फास्ट चलेगी वेव। इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं आराम से, फिर और समझेंगे इसके बारे में। तो इस पर बेस्ड हमसे डिपेंडेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। जैसे हमसे कह देगा कोई कि पहली स्ट्रिंग ये है, दूसरी स्ट्रिंग ये है, दोनों के मास पर लेंथ अलग है ना। इसका मास पर लेंथ दे दिया μ1, इसका मास पर लेंथ दे दिया μ2, और दोनों में टेंशन सेम है। इस रस्सी पर टेंशन और नीचे जो मोटी रस्सी है इस पर भी टेंशन सेम है। यानी अगर टेंशन सेम हो गया तो देखो v म्यू पर कैसे डिपेंड कर रहा है? इनवर्स डिपेंड कर रहा है विद रूट। तो आप बताइए जरा इनमें स्पीड का क्या रेशियो होगा इस पहले फिगर और दूसरे फिगर में? तो बड़ा सिंपल है सर, v1/v2 स्पीड का रेशियो होगा, क्या होगा बोलो? म्यू के साथ रिवर्स कर लीजिए, μ2/μ1। ये कब? जब दोनों पे टेंशन क्या हो? सेम हो। हम ये भी आपसे कह सकते हैं कि दोनों, कोई ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें दोनों रस्सी एक जैसी दे दूं, दोनों का मास पर लेंथ एक जैसा दे दूं, टेंशन अलग अलग कर दूं। तो बड़ा सिंपल है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T है, तो आप कर देना v1/v2 = √T1/T2। तो डिपेंडेंसी बेस्ड तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन बन सकते हैं यार, बड़ी सिंपल सी बात है। बट म्यू ध्यान रखना, म्यू मास नहीं है, मास पर लेंथ है। म्यू को मत भूल जाना, म्यू = क्या है? m/l है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा ना इस फार्मूले को और समझने का प्रयास करते हैं, थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं इसको। एक काम करते हैं, देखो जरा एक पेज लेते हैं और थोड़ा और समझते हैं। ये देखो, ये रही एक स्ट्रिंग, ये हमने एक स्ट्रिंग ले ली, मान लेते हैं इस स्ट्रिंग की लेंथ है l, ठीक है। और इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग का जो मास है वो m है, ठीक है। तो म्यू क्या हो गया? मास पर लेंथ क्या हो गया? m/l। रस्सी को हमने दो एंड पे बांध रखा है तो इस पर कुछ टेंशन भी है। इस पर बताइए वेव कितनी तेज चलेगी? अरे सर अभी अभी आपने बताया v = √T/μ। अब थोड़ा देखना आप, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं √T/μ और म्यू की जगह m/l रख सकता हूं? m क्या है? मास ऑफ स्ट्रिंग, l क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो यहां पे आ जाएगा m और ऊपर चला गया l। ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, है ना। हम सब जानते हैं मास = क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ये लो, ये भी लिखा जा सकता है। तो मैं इस फार्मूले को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी के टर्म में भी बना सकता हूं।
वॉल्यूम किसका? इस स्ट्रिंग का, क्योंकि भाई वेव तो इसी में चला रहे ना आप, जिसको आपने यहाँ पे बांध रखा है, सॉरी जिसको आपने यहाँ पे बांध रखा है, ये देखिए इसी पर तो चला रहे हैं आप। तो रख दो इसको जरा, देखो क्या बनेगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट टी इंटू एल बाई एम की वैल्यू रख दो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अच्छा इसका क्या वॉल्यूम लिखोगे? बड़ा सिंपल है सर, इसका वॉल्यूम लिख देंगे एरिया इंटू लेंथ। एरिया कौन सा एरिया जरा देखना सभी लोग, यही तो एरिया है, यही तो क्रॉस सेक्शन एरिया है इस स्ट्रिंग का। इसको आप एक रॉड की तरह, सिलेंडर की तरह सोच के चलो ना। तो ये एरिया इंटू लेंथ रख दो यहाँ पर, बताओ क्या बन जाएगा? सर इसको और सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा v इज इक्वल टू अंडर रूट टी इंटू एल, और वॉल्यूम की वैल्यू रख दीजिए, क्या है, एरिया इंटू लेंथ, और क्या चल रहा है, डेंसिटी। ये देखो लेंथ वाला टर्म हो गया खत्म। क्या बन गया सर? एक और फॉर्मेट मेरे को नज़र आ रहा है, टी बाई ए इंटू रो। ये देखो, तो हमने ये फार्मूला मास के टर्म से कन्वर्ट करते करते किसके टर्म में बना लिया? डेंसिटी के टर्म में बना लिया। क्यों सर? क्या पता कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें कह दे हमारे पास दो स्ट्रिंग हैं, कंपैरिजन करने को आ जाए, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, दो स्ट्रिंग है और दोनों में रो सेम है, यानी उनकी डेंसिटी सेम है, टेंशन भी सेम है, तो बोलो किस पे डिपेंड कर रहा है? एरिया। किस पर? ये क्रॉस सेक्शन एरिया। ये एरिया को आप क्या लिख सकते हो बताओ जरा, यहां पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। तो अगर आप और एक्सप्लोर करना चाहें तो आप एरिया की जगह क्या लिख सकते हैं? पाई आर स्क्वायर। चलो मैं एक एग्जांपल करके बता देता हूं। ये देखो, मैं आपसे कह रहा हूं कंपैरिजन करना है, टी कांस्टेंट है, ठीक है सर, दो रस्सी है उनमें डेंसिटी कांस्टेंट है, ठीक है सर। तो बताओ भाई स्पीड किस पे डिपेंड कर रहा है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्ट्रिंग पे डिपेंड करेगा ना, एरिया पर ही तो डिपेंड कर रहा है यार। कैसे डिपेंड कर रहा है? इनवर्सली। तो ये जो स्पीड है वो एरिया पे डिपेंड कर रहा है, ये देखो। और चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अंडर रूट पाई आर स्क्वायर। और देखो पाई तो कांस्टेंट ही है, तो जब आप प्रोपोर्शनलिटी दिख रहे हो तो पाई मत लिखो, फिर सीधा लिख दो आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया किसके प्रोपोर्शनल होता है? आर स्क्वायर के। और भाई आर रूट से बाहर आ जाएगा तो वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बन गया? आर। ये देखो, तो सीधा सीधा क्या रेशियो ले लेना, v1 बाई v2 इज इक्वल टू r2 बाई r1। ये देखिए, तो आप इस फार्मूले को कई तरीके से तोड़ मरोड़ सकते हो। हम कंपैरिजन करा सकते हैं आपसे, क्वेश्चन हो भी सकते हैं ऐसे, मेंस टाइप में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, उसमें वो क्या करा लेते हैं, बोलते हैं कि एक वायर है, दूसरा वायर है, जिनकी डेंसिटी सेम है, इसका डायमीटर ये है, उसका डायमीटर वैल्यू डबल कर दी, अब बताओ इनमें स्पीड ऑफ वेव का क्या रेशियो है? तो सिंपल, जिसको फार्मूला पता है, जो कन्वर्जन कर लेता है, उसके लिए तो कुछ कराने की जरूरत ही नहीं है आसान बात की नहीं है। इसको भी उसी के साथ लिख लो, लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। आ जाओ देखते हैं इस पर और क्वेश्चन बनते कैसे हैं। बेसिकली ये जो फार्मूला है ना, इस पर, इस फार्मूले के साथ हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन, ये फ्री बॉडी डायग्राम वाले क्वेश्चन मिला के पूछ लेते हैं। कैसे? देखो जरा, एक आइडिया लो। यहाँ पर एक मास रखा है, यहाँ पर एक मास रखा है, पुली लगी है, ये 10 kg का, ये 10 kg का, फ्रिक्शन है नहीं, तो अगर आप इसको छोड़ दोगे तो ये भागेगा, ये नीचे चलेगा, ये इधर चलेगा। अच्छा सोचो, जब ये चलेगा तो ये जो बीच में स्ट्रिंग कनेक्टेड है, ये जो बीच में धागा कनेक्टेड है, तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए। सोचो ये जो बीच में धागा कनेक्टेड है, इस पर कुछ ना कुछ टेंशन होगी। हाँ सर होगी। अच्छा इमेजिन करो, इस पर कुछ ना कुछ टेंशन है, और मैंने आपसे कह दिया कि भाई इस पर मैंने यहाँ पर एक हल्का सा पल्स क्रिएट करा, तो वो पल्स क्या करेगा? भागेगा इस स्ट्रिंग पे, और मैं आपसे उस पल्स की स्पीड पूछूंगा। ध्यान से सुनो, मैंने दोबारा सुनो, मैंने क्या कहा। क्वेश्चन एनएलएम से उठाया और उसमें बीच में बस एक स्ट्रिंग बांध दी, और उस स्ट्रिंग पर कुछ ना कुछ टेंशन होगी, और हम आपसे पूछेंगे कि इस स्ट्रिंग पर अगर एक पल्स बना दिया जाए, इसकी लेंथ वगैरह दे देंगे हम आपको कि कितनी लेंथ है इसकी, इस पर अगर हम एक पल्स बना दें तो वो कितनी तेज भागेगी, उसकी स्पीड क्या होगी। अभी तक आप क्या करते थे? अभी तक मैंने आपको सिंपल रस्सी को दो जगह बांध के टेंशन क्रिएट की थी। अब टेंशन देखो, टेंशन तो कैसे भी क्रिएट कर सकते हैं यार। सिंपल एक रस्सी लो, ऊपर बांध दो, मास लटका दो, उसमें भी तो टेंशन आएगी। ब्लॉक्स ले लो, स्ट्रिंग कनेक्ट कर दो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में याद है डिफरेंट डिफरेंट केस होते थे टेंशन निकालने के। तो रस्सी तो कहीं पर भी बांध के अपन टेंशन ला सकते हैं उस पर, और अगर रस्सी पे टेंशन होगी, स्ट्रिंग पे अगर टेंशन होगी, तो उस पर पल्स चल सकता है, उस पर प्लंक चल सकता है, और हम आपसे स्पीड पूछेंगे। क्या पूछेंगे? स्पीड। तो बेसिकली इस चैप्टर का इसमें बड़ा थोड़ा सा यूज है। क्या यूज है?
एक बार टेंशन निकल जाए तो फिर कोई दम ही नहीं है। चलो आपको डाटा दे देता हूँ मैं, करके दिखा देता हूँ एक क्वेश्चन। ये 10 kg का, ये 10 kg का, यहाँ बीच में जो स्ट्रिंग बनी है, चलिए इसकी लेंथ हम आपको दे देते हैं कि इसकी लेंथ यहाँ तक जो है वो 3 मीटर है और कंप्लीट यहाँ तक लेंथ है वो 7 मीटर, यानी टोटल लेंथ इस पूरे स्ट्रिंग की हो गई 10 मीटर। कितने मीटर हो गई? 10 मीटर। ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमें गिवन है 10 मीटर। ये जो स्ट्रिंग है, जो मैंने धागा बांधा है, ये बहुत पतला धागा है, बहुत हल्का धागा है। ये तो 10-10 किलो, बहुत भारी मास है। तो मैं इसका मास ले लेता हूँ 2 ग्राम। ये देखो मैंने 2 ग्राम इसका मास ले लिया, इस पूरे स्ट्रिंग का। अच्छा, मास बहुत कम है इसका इनके कंपैरिजन में, तो आप इसको आइडियल स्ट्रिंग की तरह ट्रीट कर लें। और आइडियल स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करने का मतलब जितनी टेंशन यहाँ डेवलप होगी उतनी ही टेंशन यहाँ डेवलप होगी। तो मान लेते हैं इसमें टेंशन डेवलप हुई T, ये देखिए। और हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए यहाँ अगर हम पल्स बनाए तो उसकी स्पीड क्या होगी। यहाँ से यहाँ तक भागती हुई जाएगा वो पल्स, तो कितनी देर में पहुँचेगा या उसकी स्पीड क्या होगी। देखते हैं। सर वो स्पीड निकालने के लिए हमको फार्मूला लगाना पड़ेगा T/μ। म्यू क्या होता है? म्यू होता है मास पर लेंथ। मास और लेंथ दोनों दे दिया मैंने, तो फोकस क्या होना चाहिए आपका? इस पर टेंशन निकालने का। और टेंशन निकालना आता आपको, एनएलएम में सिखाया था, याद है? देखो ज़रा कैसे करेंगे। इसको मिटा देता हूँ, पहले टेंशन निकाल लेते हैं। इसका mg कहाँ काम कर रहा है? नीचे। इसमें रोकने वाला कोई है नहीं, तो अल्टीमेटली यही चला रहा है ना। तो ड्राइविंग फोर्स हुआ 100 न्यूटन। और कितने को चला रहा है बोलो? इसको दोनों को चला रहा है, तो 20 kg का मास चल रहा है। और कितने एक्सेलेरेशन चलेगा पता नहीं। एक्सेलेरेशन लिख लेते हैं पहले, ये देखो। तो एक्सेलेरेशन आ गया मेरा 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मेरे को चाहिए टेंशन, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम देख लेते हैं। बताओ जरा, इस पे 100 कहाँ काम कर रहा है? नीचे। एक्सेलेरेशन भी कहाँ है? नीचे। तो 100 माइनस T और मास इंटू एक्सेलेरेशन। देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया मैंने। याद करो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में ऐसे ही होता था। नेट फोर्स, नेट मास से मुझे एक्सेलेरेशन पता लग गया। अब मैंने इस पे फोकस कर लिया। इस पे जो नीचे फोर्स लग रहा है एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन में लग रहा है वो लिखा, माइनस ऊपर जो लग रहा है उसको माइनस कर दिया, और मास इंटू एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन मुझे पता है सर ऑलरेडी, कितना निकल चुका है? हाफ, तो 1/2, तो ये हो गया 5। तो मेरे हिसाब से जो टेंशन की वैल्यू आ गई वो कितनी आई? ये उधर गया और इसको उधर लाएं तो आ गए 95 न्यूटन। ये आ गई टेंशन की वैल्यू। यानी इस पूरे के पूरे स्ट्रिंग पर जो टेंशन है वो 95 न्यूटन है। और हमने पूरी स्ट्रिंग को क्या मान लिया है? आइडियल। क्यों? आइडियल स्ट्रिंग क्या होती थी, याद है तुम्हें? मासलेस होनी चाहिए, इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में मास बहुत कम है, मास है, लेकिन मास बहुत कम है, इसलिए यू कैन ट्रीट इट जस्ट लाइक आइडियल। चाहो तो मैं क्वेश्चन के ब्रैकेट में लिख भी दूंगा कि मास बहुत कम है, इसलिए आप रस्सी को कैसा ट्रीट कर लें, स्ट्रिंग को कैसा ट्रीट कर लें? आइडियल ट्रीट कर लें। अब बस टेंशन निकल आई है, तो अब तो कोई टेंशन ही नहीं है, अब तो निकाल देंगे सर। बताओ जरा, कितनी तेज चलेगी स्पीड? पल्स कितनी तेज चलेगा इसमें? √T/μ। बस फटाफट म्यू लिखना आता अपने को। म्यू क्या होता है? M/L। ये देखो, अब आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आगे आप कर सकते हैं आसानी से। बस सिंपल सा फार्मूले में यहाँ से टेंशन की वैल्यू ला के रख दो, ठीक है? ये वैल्यू उठाओ यहाँ पे रख दो, और यहाँ से म्यू की वैल्यू उठाओ और रख दो यहाँ पे। म्यू क्या है? M/L। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, डाटा मैंने अपने मन से लिया है, हो सकता है थोड़ा अच्छा आंसर ना आए। जब कभी एग्जाम में आएगा तो अच्छा आंसर आएगा, रूट भी आप आसानी से ले पाओगे। तो जो भी है वो आंसर है अपना। मैंने आपको तरीका समझाया कि किस तरीके से ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को मिला के क्वेश्चन बनाते हैं। हम आपसे यहाँ से अगर हमने कोई पल्स बनाया, चलिए मैं बना देता हूँ। यहाँ से कोई पल्स हमने बनाया, ये देखो, इसको ध्यान से देखो, ये हमने हल्का सा प्लंक बनाया, तो ऐसे भागता हुआ जाएगा, ऐसे भागता हुआ जाएगा। तो हम आपसे ये भी पूछ सकते थे कि बताओ इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा। तो सर स्पीड लिखनी आ गई ना, तो टाइम भी लिख देंगे। बताओ जरा, टाइम क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस बोलो, उसको चलना कितना है? अरे यहीं से यहीं तक तो चल के जाना है मेरे भाई। कितना चलना है? 10 मीटर। और स्पीड तो हमने निकाल ही ली अभी। तो हम इसमें टाइम भी पूछ सकते हैं आपसे। सिंपल फार्मूला लगाना ना अपने को, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और आइडियल एज्यूम करके हमने ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आसान तरीके से सॉल्व कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि इसमें दोनों चैप्टर तुम्हारे वेरीफाई हो गए कि एनएलएम आता होगा तो समझ आ रहा होगा, और अगर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का कोई आइडिया नहीं होगा
तो फिर दिक्कत होगी इसमें। दोनों चैप्टर यूज हो रहे हैं इसमें, लिख लो इसको। एक छोटा सा क्वेश्चन और देता हूँ आपको, देखो जरा। यहाँ पर हमने 2 ब्लॉक लिए और दोनों ब्लॉक को हमने 2 स्ट्रिंग्स ली और उनसे कनेक्ट करके लटका दिया। अब देखो यहाँ टेंशन अलग होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ तो केवल 5 kg लटका और यहाँ देखो, यहाँ जब टेंशन लिखोगे तो 10 kg भी इन्वॉल्व होगा और 5 kg भी इन्वॉल्व होगा। तो सबसे पहले तो आप टेंशन लिख दो। चलो यहाँ पर टेंशन मान लो T1 और यहाँ पर इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी मान लो T2, ऊपर वाले में कितनी मान ली T1। मेरे को बताओ T1 की वैल्यू क्या होगी? सर T1 की वैल्यू होगी T1 इज इक्वल टू, बोलो ये है ना T1, तो क्या ये सारे के सारे मास उसको खींचेंगे? हाँ सर, नीचे की तरफ उस टेंशन के नीचे जितना मास है उसका mg नीचे काम करेगा ना। तो T1 की वैल्यू आएगी, देखो ये 15 किलो बना तो ये बना 150 है ना न्यूटन। और T2 की वैल्यू कितनी आएगी 50 न्यूटन। यहाँ देखिए केवल 5 kg है। और ये जो स्ट्रिंग है इनका मास नहीं लिया मैंने, इनको मासलेस मान लिया, या मास अगर क्वेश्चन इनका दे भी रहा है तो मास बहुत कम है, 1 ग्राम 2 ग्राम। तो 10 kg 5 kg के आगे तो 1 ग्राम 2 ग्राम तो इग्नोर कर दो आप उसको, है ना। तो ये टेंशन आई। अब मुझे बताओ इसमें वेव की स्पीड और इसमें वेव की स्पीड, कहाँ स्पीड ज़्यादा होगी? चलो मैंने कह दिया कि स्ट्रिंग नंबर 1 और स्ट्रिंग नंबर 2, ये दोनों की दोनों स्ट्रिंग आइडेंटिकल हैं। कैसी हैं? आइडेंटिकल है, यानी इन दोनों के मास सेम हैं, लेंथ भी सेम है, मटेरियल भी सेम है। तो बताओ स्पीड किस में ज़्यादा होगी? अरे सर फार्मूला हमको पता है, v इज इक्वल टू √T/μ। अरे अगर दोनों के मास लेंथ सेम है तो दोनों में म्यू तो सेम हो गया, बट दोनों में टेंशन अलग अलग है। इसमें टेंशन कितनी है 150, इसमें कितनी है 50। आराम से आप इसका रेशियो बता सकते हैं। बोलो क्या होगा? डायरेक्ट T पे डिपेंड करेगा ना, तो V1/V2 इज इक्वल टू √T1/T2। ये देखो, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पर मिलाकर बना सकते हैं अपन कुछ भी, बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, इसमें क्वेश्चंस की कमी नहीं है। हम पुली लगाकर इंक्लाइन प्लेन पे लटकाकर कुछ भी सवाल बन सकता है, बस फोकस करो टेंशन निकालने पे। और स्पीड ऑफ वेव कैसे निकलती है? √T/μ। म्यू तुमको म्यू की जानकारी देगा सवाल कि भाई रस्सी का मास क्या है, रस्सी की लेंथ क्या है, वो क्वेश्चन में गिवन होगा। तो बस इतनी सी बात है, आसान की नहीं है, लिखो। तो अभी तक हमने बड़ी आसान बातें की, अब समय है थोड़ा और अच्छी बातें करने का, है ना। अभी तक तो एकदम बच्चों वाला खेल था, अब थोड़ा दिमाग लगाने वाला खेल है। देखो जरा, अब की बार हमने एक स्ट्रिंग ली है और ये काफ़ी मोटी स्ट्रिंग है, थिक स्ट्रिंग है ना। और इसमें मैं ऐसे पल्स बनाऊंगा तो ये भागेगा। अच्छा बताओ, एक रस्सी को, ऐसे मोटी रस्सी को मैं ऐसे बांध के टांग दूं तो उस पर भी तो टेंशन होगी, और उस पर टेंशन अपने ही वजन की वजह से होगी, उसका अपना mg होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। अब की बार यहां पर मैंने कोई मास नहीं बांधा, उस केवल और केवल एक रस्सी को लिया और ऐसे लटका दिया, तो इस पर भी टेंशन होगी। लेकिन अब की बार टेंशन हर जगह सेम नहीं होगी। अभी तक मैं तुम्हें जितने क्वेश्चंस में दे रहा था, जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको कराए थे, उसमें मैंने रस्सी आइडियल मान ली थी, रस्सी का मास इग्नोर कर दिया था, बोला था रस्सी बड़े कम मास की है, इग्नोर कर दो, आइडियल मान लो। और अगर आइडियल मान लिया जाए तो एक रस्सी पे टेंशन यूनिफॉर्म रहती है, तो टेंशन लिखने में तो कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए, ये क्वेश्चन कराया, इसके पीछे ये क्वेश्चन कराया, इसमें भी हमने कहा आइडियल मान लो, तो देखो जो टेंशन यहाँ वही टेंशन यहाँ, सिंपल। लेकिन अगर रस्सी का मास काउंट कर लिया जाए, मास वाली रस्सी हो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में भी आई थी मास वाली रस्सी, अगर रस्सी मास वाली है और उसका मास काउंट करना हो, सिग्निफिकेंट मास हो, चलो मैं आपसे कह दूं कि ये रस्सी है 5 किलो की, रस्सी का ही वजन मैंने 5 kg दे दिया। देखिए जरा, रस्सी का मास दे दिया मैंने 5 kg, और अब मैंने इस पर ब्लॉक बांध दिया, यहां पर देखो ये ब्लॉक बांध दिया 2 kg का। अब बोलो क्या रस्सी का मास इग्नोर कर सकते हो? नहीं, अब इग्नोर कर ही नहीं सकते तुम। अभी तक तुम क्यों इग्नोर कर ले रहे थे? इस सवाल में तुमने क्यों इग्नोर कर लिया था? देखो मैंने मास क्या दिया था 2 ग्राम, इतना सा बिल्कुल, और बॉक्सेस का मास क्या था 10 kg, इसलिए तुम इसको आइडियल मान के इग्नोर कर दिए थे। इसलिए सवाल बड़ा आसान था, हर जगह टेंशन सेम मान ली और आराम से आपने सॉल्व कर दिया। लेकिन अगर मास इग्नोर ना करूं, आइडियल अगर ना मानूं, तो सवाल एक दमदार सवाल होगा, मजा आएगी सवाल करने में। देखो जरा, अब देखने वाले हैं अपन
कि अगर हम स्ट्रिंग को आइडियल ना लें, स्ट्रिंग का मास लें, तो हम कैसे इस सवाल को हैंडल करेंगे, ये अपने को कॉन्सेप्ट अभी डिटेल में बढ़िया आराम से समझना है। और इसके जो रिजल्ट आए उनको एज इट इज याद कर लेना, मेंस में डायरेक्ट यहां से सवाल आ सकता है, आया भी है, आपको PYQ दिखाऊंगा, ठीक है। देखो जरा, तो मास वाला ये नीचे जो मैंने मास लटका है इसको हटा देता हूं, और ये है अपने पास मास वाली रस्सी। अब मास वाली रस्सी पर चर्चा होगी। देखो जरा भाई, इसका मास ले लेते हैं m, ठीक है सर, इसका मास आपने ले लिया m। इसकी यहां से यहां तक लेंथ ले लेते हैं l। ये देखो, इसकी टोटल लेंथ हमने ले ली l, ठीक है। अब सर इसका टोटल मास है m, टोटल लेंथ है l, कुछ पॉइंट्स रख लेते हैं। चलो आपको बोलता हूं मैं, यहां पर एक पॉइंट रख दो आप a, कहीं पर आप ऊपर थोड़ा और ऊपर जाकर एक पॉइंट रख दो b, और सबसे जहां पर रस्सी बंधी उस पॉइंट रख दो c। ऐसे मैंने स्ट्रिंग पे पॉइंट्स बना लिए। अब मुझे बताओ कि ये जो मास वाली रस्सी है, यहां पर किस पॉइंट पर टेंशन सबसे ज्यादा होगी। अब टेंशन एक जैसी तो नहीं होगी ना, कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जिन पर टेंशन सबसे ज्यादा होगी। बताओ जरा, बताओ कहाँ है A B C, कहाँ टेंशन सबसे ज़्यादा होगी। सर टेंशन सबसे ज़्यादा होगी, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊँ, सोच कर देखो। एक बंदर लटक रहा है, दूसरा बंदर उसकी पूंछ पकड़ा है, तीसरा बंदर उसकी पूंछ पकड़ा है। ऐसे बंदर लटके हैं और हर बंदर एक दूसरे की पूंछ पकड़ के लटका है। बताना जरा, सबसे मज़े में पूंछ किसकी है, सबसे आराम में पूंछ किसकी है, नीचे वाले की। और सबसे परेशान पूंछ किसकी है, ऊपर वाले की। तो ऐसे ही इसको सोचो कि भाई यहां पर बहुत सारे DM मास हैं, बहुत सारे छोटे छोटे मास हैं, और ये सब एक दूसरे से अटैच हैं। तो सबसे ज़्यादा टेंशन कहाँ डेवलप होगी, सबसे ज़्यादा टेंशन डेवलप होगी C पर, और सबसे कम टेंशन, और बिल्कुल लोअर पॉइंट अगर मैं ले लूँ तो यहाँ पर टेंशन तो 0 है। यहाँ से यहाँ धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे टेंशन बढ़ेगी, और सबसे ज़्यादा टेंशन होगी C पर, और सबसे कम टेंशन यानी 0 टेंशन होगी A पर। सोचो, नीचे वाले बंदर की तो किसी ने पूंछ ही नहीं खींची, उसकी तो टेंशन 0 मान लो, है ना। तो यहाँ टेंशन 0 और यहाँ टेंशन मैक्सिमम। और तुमसे कोई कहे यहाँ टेंशन है कितनी, तो सर यहाँ तो सारा का सारा मास खींच रहा होगा, तो टोटल मास कितना है mg, तो C पॉइंट पर टेंशन होगी mg। इसका मतलब इस पूरे के पूरे स्ट्रिंग पर टेंशन वेरिएबल है, टेंशन धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है। और सोचो, अगर टेंशन इंक्रीज कर रही हो तो जो फार्मूला अपना T/μ, इसमें टेंशन वेरिएबल है तो स्पीड भी वेरिएबल होगी, पल्स की स्पीड भी वेरिएबल होगी। नीचे से तुम कोई पल्स बनाओगे, पलंग दोगे, वो ऊपर सेम स्पीड से नहीं भागेगा। क्यों? क्योंकि टेंशन वेरिएबल है तो स्पीड भी वेरिएबल होगी। और अगर स्पीड वेरिएबल होगी तो आप वो जो फार्मूला लगाते हो ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो नहीं लगा सकते, क्योंकि स्पीड वेरिएबल है। वो तभी लगा सकते हो जब स्पीड कांस्टेंट हो। क्लियर है ना? हाँ सर, इसका मतलब इसमें टेंशन बदलने वाली है तो हर जगह स्पीड भी बदलने वाली है। अच्छा, कहाँ पल्स अगर मैं ऐसे बनाऊं नीचे, तो कहाँ इसकी सबसे ज़्यादा स्पीड होगी? पल्स ऐसे ऊपर भाग रहा है, देखो मैंने ऐसे हल्का सा प्लंक नीचे बना दिया, ये ऊपर भाग रहा है ऐसे, तो ऊपर जाते जाते टेंशन बढ़ रही है, तो ऊपर जाते जाते स्पीड भी बढ़ेगी। सबसे कम स्पीड कहाँ होगी? नीचे। बिल्कुल, जहाँ टेंशन ज़्यादा वहाँ स्पीड भी ज़्यादा होगी। क्लियर है ना? हाँ। अब हम आपसे पूछेंगे डिफरेंट पॉइंट पर स्पीड। चलो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ जब B पर है कोई वेव तब उसकी स्पीड क्या होगी? केवल इस B पर है यहाँ पर, तब उसकी स्पीड बता सकते हो? हाँ बता सकते हैं सर। B पर उसकी स्पीड कितनी होगी, मैंने ये आपसे पूछा। यानी फोकस करो केवल B पॉइंट पर, एट B पॉइंट, इस पर केवल फोकस करो। B पॉइंट पर टेंशन कितनी होगी? तो मान लो ये B पॉइंट बॉटम से x हाइट ऊपर है, ठीक है, और आपको इस B पॉइंट पे टेंशन लिखनी है। तो देखो लिखने का तरीका क्या है, यह ध्यान से देखना, इसको जूम कर रहा हूं हल्का सा। ये देखो, आपको B पॉइंट पे टेंशन चाहिए ना, तो देखो B के नीचे कितना मास है वही टेंशन यहां डेवलप करेगा। यानी B वाले बंदर के नीचे जितने बंदर हैं वही टेंशन डेवलप करेंगे। तो बता दो जरा, इस B पॉइंट पे यहां नीचे कितना मास है? अरे सर टोटल मास m है, टोटल लेंथ l है ना, यूनिफॉर्म एक तरीके की स्ट्रिंग है ये। तो देखना मैं कैसे लिख रहा हूं, टोटल मास m, टोटल लेंथ l। इतने का मास, इतने लेंथ का मास पता नहीं सर,
मान लो m डैश है, कितना है, m डैश है यहाँ से यहाँ तक का मास। तो बताओ टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ और इतना मास अपॉन इतनी लेंथ, रेशियो ही तो होता है यार। m डैश अपॉन x लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? याद करो, मास पर लेंथ, यूनिफॉर्म रॉड है तो मास पर लेंथ का रेशियो कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सर होगा। तो बताइए जरा इतना मास कितना आ गया, ये m डैश की वैल्यू क्या आ गई सर? m डैश की वैल्यू आ गई m/l इंटू एक्स, ये आ गई हमारे इस मास की, ठीक है, इतने मास की। सिंपल है, कंफ्यूज मत हो यार। मास पर लेंथ हो गई लीनियर डेंसिटी, और लीनियर डेंसिटी को आप पहले दिखाते थे लेमडा से, अब आप म्यू से दिखाने लगे हो। तो बस मैंने उस लीनियर डेंसिटी में इस लेंथ का मल्टीप्लाई कर दिया, यानी डेंसिटी इंटू लेंथ किसके बराबर हो गया? मास के। तो ये आ गया इतना मास अपने पास m डैश, है ना। आपसे मैं पूछूं बताओ इतना मास क्या है सर? टोटल m है, आधा आधा लेना हो तो m/2 है। अरे जितनी लेंथ ले लो उस हिसाब से मास होता है। हमने लेंथ कितनी ली है? x, तो x का मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है ना? ओके। तो अब अपने को चाहिए स्पीड, क्या चाहिए? स्पीड, ठीक है। और कहाँ चाहिए स्पीड? v पॉइंट पर। तो v पॉइंट पर, सॉरी b पॉइंट पर टेंशन लिखना आ गया अपने को। यहाँ पर बताओ टेंशन कितनी होगी? टेंशन एट b होगी, बोलिए mg होगी, m डैश g, और वहाँ पर m की वैल्यू कितनी है? m/l x इंटू जी। ये देखो ये टेंशन आई है कहाँ पर? b पॉइंट पर। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा ना, हल्की सी कैलकुलेशन है। देखो तो टेंशन किसका फंक्शन है? x का। जैसे जैसे x ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा टेंशन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जब x की वैल्यू 0 होती, यानी यहाँ थे आप, तो टेंशन की वैल्यू भी 0 थी। अब देखो जरा v का फार्मूला, स्पीड होता है टेंशन अपॉन, बोलो क्या होता है? टेंशन t/μ, यही तो होता है। अब t/μ में म्यू क्या लें सर? बोलो मास पर लेंथ क्या लिया जाए? ये क्वेश्चन आ गया अपने दिमाग में। तो अपने पास टेंशन निकल आई। अब तो बड़ा सिंपल है, फार्मूला अपने सामने है, बस फटाक से ही टेंशन की वैल्यू उठाओ और यहाँ पर रख दो। बताइए क्या आएगा? ये आएगा √t, t की वैल्यू क्या है? m/l और x इंटू जी, और म्यू क्या है? म्यू मास पर लेंथ होता है ना रॉड का, बोलो होता है कि नहीं होता? तो मास कितना है? m, लेंथ कितनी है? l। तो बड़ा सिंपल है, इसको लिख दो मास पर लेंथ। अरे भाई ये तो बड़ा सिंपल बन गया। यहाँ देखो जरा, ये टर्म और ये टर्म हो गए खत्म। तो स्पीड का क्या फार्मूला आ गया? अरे सर स्पीड का तो बड़ा अच्छा सा फार्मूला आ गया, √xg। ये देखो ये आ गया फार्मूला। और यहाँ से साफ साफ अपने को दिख भी रहा है कि जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे टेंशन बढ़ेगी, और देखो वैसे वैसे स्पीड भी बढ़ेगी। यहाँ वेलोसिटी किसका फंक्शन है? वेलोसिटी फंक्शन है x का। x क्या है? नीचे से कितना ऊपर आप चलते चले जा रहे हो। अगर मैं तुमसे कह दूं बताओ अगर b पॉइंट मिड पॉइंट है तो कितना स्पीड होगी? मिड पॉइंट है यानी x की वैल्यू l/2 है, रख देना फटाक से l/2 यहाँ पे। तो आप इसको एज ए फार्मूला याद कर लीजिए ना, कि हमसे कहीं भी आप पूछोगे स्पीड हम बता देंगे। आप हमसे टॉप वाले पॉइंट पे पूछोगे टॉप वाले पॉइंट पे बता देंगे, और बॉटम पे तो 0 होगा क्योंकि x 0 है। बीच में पूछोगे बीच में बता देंगे। कहीं पर भी पूछ सकते हो आप मेरे से। सवाल बनाने को मैं बना सकता हूँ, एक पॉइंट यहाँ दे दूंगा l/2 ऊपर, एक थोड़ा और ऊपर दे दूंगा, है ना। यहाँ पर मान लीजिए इसकी हमने कुछ और लेंथ ले ली और हमने इसके रेशियो वाला क्वेश्चन बना दिया। तो अल्टीमेटली आपको ये फील कर लेना चाहिए कि अब जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है, अब स्पीड x का फंक्शन है और ये वेरिएबल है। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर। तो आपने मुझे स्पीड लिखना सिखा दिया कि स्पीड कैसे लिखी जाएगी, इतना आप पहले नोट करिए। इसकी थोड़ी और डिटेलिंग करते हैं। किसी बच्चे ने कहा कि सर बताओ वेलोसिटी तो वेरिएबल है, तो सर कुछ ना कुछ एक्सेलेरेशन भी होगा। आ जाओ जरा चेक करते हैं। वेलोसिटी किसका फंक्शन है? x का। तो आपने एक्सेलेरेशन का एक फार्मूला पढ़ा होगा, क्या था जरा देखिए, जरा मैं लिख रहा हूँ उसको। एक्सेलेरेशन का आपने एक फार्मूला पढ़ा था, a = v/dv/dx। क्या ऐसा फार्मूला आपने पढ़ा था? हाँ सर, जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे तो हमने ऐसा फार्मूला पढ़ा था। वेलोसिटी अपने पास है, एक बार उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए फिर लिखिए, जरा देखो क्या मिलेगा। a = ये है √xg, और एक बार डिफरेंशिएट करो जरा इसको। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो √g तो वैसे ही रहने वाला है, √g तो कांस्टेंट है, और √x का डिफरेंशिएशन बस करना अपने को। बताओ जरा रफ में देख लेते हैं, √x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? x की पावर हाफ होता है ना, एक पावर घटानी है एक पावर आगे लानी है, क्या बनेगा अल्टीमेटली? ये बनेगा 1/2, 2 आगे आ जाएगा और नीचे आ जाएगा √x। ये देखो
कर लो, डिफरेंशिएट कर लो रफ में। बताओ जरा, रूट एक्स खत्म हो गया, क्या बचा? ए इज इक्वल टू, देखो यहाँ क्या था, यहाँ क्या बचा? रूट जी बचा। रूट एक्स तो खत्म कर दिया, यहाँ रूट जी, यहाँ रूट जी, तो ऊपर बच गया जी और नीचे आ गया 2। ये एक्सलेशन आ गया। अरे सर ये तो बड़ा मज़ेदार वैल्यू आ गई, आसान वैल्यू आ गई। मैं तो सोच के डर रहा था कि वेरिएबल स्पीड है, पता नहीं क्या क्या आएगा। वेरिएबल स्पीड ज़रूर है, लेकिन एक्सेलरेशन देखो कांस्टेंट आया है। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो खुशखबरी की बात क्या है, क्या मोशन की इक्वेशन लगा सकते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाली सारी इक्वेशन। तुमसे कोई पूछे यहां से यहां तक जाने में वेव को, पल्स को टाइम कितना लगेगा, तुम तो एक्सेलरेशन याद कर लो सीधा सीधा, कितना होता है g/2। बोलो, अरे बड़ा अच्छा रिजल्ट आ गया। तो ये रिजल्ट भी याद कर लो आप, है ना, इसको भी आप लिख लो, इस पर भी आप मार्क कर लो कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट, और नोट डाल के लिख देना कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट आया है। तो खुशखबरी की बात क्या है, ये है कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा चलो, मान लो मैं कह दूं यहां से यहां तक पल्स को जाने में टाइम कितना लगेगा, टाइम बता दो, टाइम बता दो कितना लगेगा। सर मोशन की इक्वेशन लगा लेंगे। क्या लगाएंगे जरा देखना सभी लोग, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं इसको। टाइम चाहिए, मोशन की इक्वेशन लगा रहा हूं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमें चाहिए टाइम। मुझे बताओ यहां से यहां तक जाने का टाइम चाहिए ना, ऊपर तक जाने का टाइम चाहिए, एल लेंथ जाने का टाइम चाहिए। तो एस की वैल्यू क्या होगी, एल। इनिशियल जब शुरुआत हुई होगी तब तो टेंशन ही नहीं थी, तब तो एक्स की वैल्यू 0 थी, तो स्पीड भी क्या होगी, 0। तो इनिशियल स्पीड हो गई 0। जरा आ जाओ लिखो जरा, एल और इनिशियल स्पीड हो गई 0, हाफ ए की वैल्यू तो g/2 है। लो बढ़िया मज़ेदार बात है, और टी स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा जरा देखना, ये बनेगा t इज इक्वल टू, इधर आएगा 4l, 4 से 2 बाहर निकाल लो तो अंदर बचेगा l, नीचे आ गया g अपने पास। ये रिजल्ट आ गया, ये देखो ये टाइम का रिजल्ट आ गया। यानी पल्स को यहां से यहां तक जाने में ये टाइम लगेगा। तो ये कुछ मज़ेदार कॉन्सेप्ट था, मज़ेदार कहानी थी जो मैंने आपके सामने रखी। होप सो आपको समझ आया होगा। हम मोशन की इक्वेशंस लगा सकते हैं, इसलिए हम टाइम को आसानी से निकाल सकते हैं। आप इस बात को याद कर लो। कई बार हम डायरेक्ट टाइम हम पूछते हैं तो फिर बच्चा इतनी सारी कैलकुलेशन करेगा क्या, अरे नहीं, याद कर लेगा सीधा सीधा। टी इज इक्वल टू क्या, 2 कहाँ तक ले जाना है, एल लेंथ तक, डिवाइड बाई जी। सीधा सीधा याद कर लो, काम हो जाएगा अपना। बोलो, ये अपने पास 3 फार्मूले आ गए, तीनों को मैं मार्क कर देता हूं। तीनों को बेहतर ढंग से अपने नोट्स में रखिए आप। फिर आगे बढ़ते हैं। अब पेश है आपके सामने एक PYQ। देखो जरा, मज़ेदार क्वेश्चन है, ये देखो, पढ़ लो। पहले तो आराम से स्क्रीन रोको और क्वेश्चन को पढ़ो, तसल्ली से पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ L, मास m1 हैंग्स वर्टिकली फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, a block of mass m2 is attached to the free end of rope, a transverse pulse of wavelength lambda 1 is produced at the lower end of the rope. आगे क्या कह रहा है, the wavelength of pulse when it reaches to the top of the rope is lambda 2, यानी wavelength से खेल रहा है ये। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या तुम ये फार्मूला जानते हो, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो वेव की स्पीड का फार्मूला है एफ लेमडा, इसमें v किस पर डिपेंड करता है, लेमडा पर। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। टेंशन बदलती रहेगी तो v बदलता रहेगा, और v बदलता रहेगा तो लेमडा बदलता रहेगा। तो आप तो v पर फोकस करो, लेमडा का तो मैं वैसे रेशियो बता दूंगा। देखना जरा ध्यान से देखना, आप तो ऐसे ध्यान दो कि v की वैल्यू हम निकालेंगे और हम ध्यान रखेंगे v किसके प्रोपोर्शनल है, लेमडा के, और फिर हम आगे सॉल्व कर लेंगे। तो आप पहले तो इसका फिगर बनाओ कि क्वेश्चन आखिर कहना क्या चाहता है। देखो बनाते हैं, एक एक स्टेप समझते हैं इसकी। सबसे पहले एक रस्सी बना लेते हैं, जैसा कि क्वेश्चन ने कहा भी है कि एक रोप है। ये देखो मैंने एक रोप बना दी, और रोप की अपनी जो लेंथ लेनी है अपने को, वो कितनी लेनी है, एल लेंथ लेनी है, ठीक है। ये देखो जरा, ये एल लेंथ, मास कितना लेना है इसका, m1 मास किसका है, रस्सी का, है ना, इस रोप का मास है। इसके बाद नीचे देखो, एक ब्लॉक लेना है कितने मास का, m2 मास का। तो m2 मास का हमने क्या ले लिया, एक ब्लॉक ले लिया, और उसको मैंने लगा दिया नीचे। ये देखो इसका मास m2 है ना। क्या कह रहा है, फ्री एंड पे आपने उसको कनेक्ट कर दिया है।
अ ट्रांसवर्स पल्स यानी कोई पल्स आपने बनाया ऑफ वेवलेंथ लेमडा 1, कितनी वेवलेंथ का है, लेमडा 1 वेवलेंथ का, इज प्रोड्यूस एट द लोअर एंड, यानी आपने सबसे नीचे यहां पर कहीं, देखो यहां पे कहीं, यहां पे आपने एक पल्स बनाया है नीचे, और कितनी वेवलेंथ का बनाया है, लेमडा 1। तो मान लो जब आपने यहां पे पल्स बनाया होगा तो उसकी कुछ तो स्पीड रही होगी, हाँ, क्योंकि यहां कुछ तो टेंशन है। देखो देखो देखो, अब रस्सी के नीचे कुछ मास भी बंधा है, तो अब इसके बॉटम पर कुछ टेंशन होगी। पहले यहां क्या था, पहले केवल रस्सी लटक रही थी, यहां पर कुछ और नहीं बंधा था, इसलिए यहां पर टेंशन क्या थी, जीरो थी। अब यहां पे आपने कुछ बांध भी रखा है, तो अब टेंशन जीरो नहीं है बॉटम पॉइंट पे। क्या यहां कुछ टेंशन होगी कि नहीं होगी, हाँ बता दो जरा कितनी टेंशन होगी। बिल्कुल, अगर बॉटम पॉइंट का नाम दे दूं ए, तो ए पॉइंट पर टेंशन हम लिख सकते हैं, तो ए पॉइंट पर तो केवल मास ही अटैच है ना यार। जस्ट देखो ना यहां पर टेंशन कौन डेवलप करेगा, ये मास डेवलप करेगा, तो यहां पर टेंशन होगी M2G। अच्छा, ऊपर जैसे जैसे चलते चले जाओगे टेंशन बढ़ती जाएगी, क्यों, क्योंकि मास का अमाउंट भी तो बढ़ रहा है, रस्सी भी तो मास वाली है। चलो टॉप पॉइंट ले लूं मैं यहां पर B, इस टॉप पॉइंट पे टेंशन बता सकते हो, हाँ सर टॉप पॉइंट पे टेंशन भी बता सकते हैं। अरे भाई यहां आते आते तो मास तो पूरा यूज हो गया रस्सी का, और ब्लॉक का भी मास है, तो यहां पर टेंशन हो गई M1 प्लस M2 और G। ये देखो यहां पर स्ट्रिंग का भी मास है और ब्लॉक का भी मास है, और केवल बॉटम पर लिया तो केवल ब्लॉक का मास था। तो ये हमने लिख दिया ए पॉइंट का टेंशन, और ये हमने लिख दिया बी पॉइंट का टेंशन। इसका मतलब यहां पर अगर कोई ट्रांसवर्स वेव बनेगी, कोई पल्स बनेगा, तो उसकी स्पीड ऊपर जाते आते धीरे धीरे बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि टेंशन की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन यहां अब उसकी स्पीड जीरो नहीं है, यहां उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी। अब मुझे आप लोग एक बात बताइए कि स्पीड आप लिखते कैसे थे, क्या तरीका था स्पीड लिखने का। स्पीड लिखने का तरीका जो हमने आपको सिखाया था, v इज इक्वल टू रूट एक्स जी, वो तो तब था जब आपने यहां पर कोई मास अटैच नहीं किया था। तो आप यहां वैसे मत लिख देना कि यहां x की वैल्यू जीरो है तो v जीरो होगा, नहीं भाई यहां मास अटैच है, थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा दिमाग लगाना अपना, है ना, थोड़ी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखना। तो यहां पर जब हमने प्रोड्यूस किया तब जो उसकी वेवलेंथ है वो लेमडा 1 है, तो मान लो कि यहां स्पीड उसकी v1 है, और यहां आते आते उसकी स्पीड हो गई v2, ऊपर आते आते उसकी स्पीड हो गई v2। तो अब मुझे बताओ v1 बाई v2 किसके बराबर होगा। अगर आप इन स्पीड का रेशियो ले लो तो क्या वेवलेंथ के साथ v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा होता है, तो v1 बाई v2 किसके बराबर होगा, लेमडा 1 बाई लेमडा 2 के। हाँ सर। और मुझे बताओ ये जो वेलोसिटी होती है क्या वो टेंशन के प्रोपोर्शनल होती है, टेंशन पे डिपेंड करती है, बिल्कुल सर। तो बोलो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी होता है कि नहीं होता है, तो यहां पर v1 बाई v2 लेमडा 1 बाई लेमडा 2 है, तो भाई v1 बाई v2 को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, रूट t1 बाई t2, है ना, टेंशन के हिसाब से। और यहाँ की टेंशन हमें पता है, यहाँ की टेंशन हमें पता है, रख दो फटाफट, देखो जरा क्या बनेगा, ये बन जाएगा ऊपर m1 और नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2। तो v1 v2 का हमने रेशियो ले लिया, और वही रेशियो v1 v2 किसके रेशियो के बराबर होगा, लेमडा 1 और लेमडा 2। लेमडा 1 क्या है, यहाँ की वेवलेंथ, और लेमडा 2 यहाँ की वेवलेंथ। जरा पढ़ो, क्वेश्चन यही कह रहा है, टॉप पर वेवलेंथ लेमडा 2 है। तो इस क्वेश्चन में बहुत दिमाग नहीं लगाना था, बहुत सिंपल था। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, लेमडा 2 बाई लेमडा 1। हमने किसकी वैल्यू निकाली है, लेमडा 1 बाई लेमडा 2। रिवर्स कर दो, लेमडा 2 बाई लेमडा 1 की वैल्यू क्या होगी, उल्टा कर दो इसको, तो ऊपर आ जाएगा m1 प्लस m2, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, m1। ये देखो ये वैल्यू आ गई। तो अपना करेक्ट ऑप्शन कौन हुआ, ये अपना करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो ये क्वेश्चन, मास इसमें जरूर वेरिएबल था, रस्सी का मास जरूर दिया गया था, लेकिन ये वैसे करना ही नहीं था। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि हर क्वेश्चन मास दे दिया, तुमने क्वेश्चन पढ़ा, फटाफट शुरू हो गए कि अरे सर इसमें तो अभी अभी पढ़ाया सर ने, मज़ा आ गया। अरे भाई थोड़ा दिमाग लगाना है ना, जहाँ टेंशन ज़्यादा वहाँ स्पीड ज़्यादा। टेंशन यहाँ की देख ली, यहाँ की देख ली, टेंशन के साथ स्पीड का रेशियो ले लिया, और स्पीड वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल था, तो हमने यहाँ से रेशियो लिख दिया। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, लिख लो उसको। अब पेश है आपके सामने एक और आसान सा सवाल, देखो 2019 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन करा है, एक ट्रेवलिंग वेव है ना, जो किसी स्ट्रेच स्ट्रिंग पर चल रहा है। उसमें आपको क्या दिया गया, डेंसिटी दी गई है, और डेंसिटी वो भी कैसी, देखो लीनियर डेंसिटी है, यानी म्यू दे दिया हमें, और कितना दिया है, 5 ग्राम पर मीटर। उस वेव की इक्वेशन दी है मुझे, है ना, डिस्टेंस को इन्होंने SI यूनिट्स में मेजर किया। आपको क्या चाहिए, उस रस्सी पर टेंशन चाहिए।
तो जब भी कोई वेव भागती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, √T/μ। म्यू क्या होता है, म्यू होता है मास पर लेंथ, है ना। यानी क्वेश्चन ने तुम्हें म्यू की वैल्यू दे रखी है, देखो देखो कितना दिया, 5 ग्राम पर मीटर। आप इसको एसआई में कन्वर्ट कर लेना, 5 ग्राम पर मीटर है तो ग्राम को 10⁻³ कर दिया तो केजी बन गया। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, म्यू की। म्यू दे रखा है और हमसे पूछा क्या है, टेंशन पूछा है, ये वैल्यू हमसे पूछी है, ये हमें दे रखा है। क्या हमें वी भी दे रखा है, अगर सही से देखो तो वी भी दिया है यार। ये इक्वेशन दी है कि नहीं दी है, याद करो, तुमने ऐसी इक्वेशन पढ़ी थी ना अभी पिछले लेक्चर में, y = a sin ωt - kx। बोलो, अरे ये वैसी तो लिखी है यार। और v लिखने का मैंने डायरेक्ट तरीका क्या बताया था, t का कॉफिशिएंट x का कॉफिशिएंट। तो v क्या होता था, v होता था t का कॉफिशिएंट और x का कॉफिशिएंट, यही तो होता है v, स्पीड ऑफ वेव। तो ये तो लिखना बड़ा आसान है, देखो t के कॉफिशिएंट में कितना है 450, x के कॉफिशिएंट में कितना है 9। तो यहाँ पर जो स्पीड ऑफ वेव आई वो 450/9 और ये बना जाके 50 मीटर पर सेकेंड। तो भाई आपको हमने v भी दे रखा है अगर सही से देखा जाए, और म्यू भी दे रखा है, और आपसे पूछा क्या है, t की वैल्यू। बोलो बता सकते हो, इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दो और जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा उसको टिक कर लो। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई मेंस में, सिंपल सिंपल बातें। ये बात आपको बता चुके हैं कई बार, प्रीवियस वीडियो इसी पर था कि स्पीड ऑफ वेव कैसे लिखते हैं, कैसे दिखती है, याद है, कॉफिशिएंट ऑफ t डिवाइड बाई कॉफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ से v निकाला, v रख दिया, म्यू था ही ऑलरेडी, t की वैल्यू हमने बता दी, जो भी होगी कर दो आगे, छोटी सी कैलकुलेशन है, करके देख लो, है ना। एक क्वेश्चन और आपके सामने रखते हैं, ये रहा, ये देखो, ये क्वेश्चन आप खुद करो। मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन का जवाब आप खुद दो, स्क्रीन रोको और खुद दो। देखो रुको स्क्रीन और करो, करो, मैं वेट करता हूँ, है ना, तब तक मैं भी क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, आप पढ़िए। बोलो क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है, आपको खुद ट्राई करना है, स्क्रीन रोक के आराम से ट्राई कर लो, है ना, फिर मैं बताऊँगा, मैं बता देता हूँ आपको। अगर करना है तो आप स्क्रीन रोक कर पहले ट्राई कर लो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेंथ दे रखा है उसने, स्ट्रिंग का लेंथ दे दिया है, ठीक है सर, एक स्ट्रिंग बना दी है और उसका लेंथ भी दे दिया उसने, कितना लेंथ दे दिया है, लेंथ है 20 मीटर, ठीक है। उसको रिजिड सपोर्ट से बांध दिया उसने। अब क्या करा उसने, शॉर्ट वेव पल्स इंट्रोड्यूस करा लोवेस्ट एंड पर, यहाँ पर कहीं पे, है ना। इट स्टार्ट मूविंग अप ऑन द स्ट्रिंग, टाइम टेकन टू रीच द सपोर्ट, यानी यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, अभी अभी पढ़ा है मैंने, बताओ बताओ बताओ। यहाँ कोई नीचे मास नहीं है ना, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है अपने को, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो मैंने तो आपको डायरेक्ट फार्मूला भी लिखा दिया, क्या लिखाया था याद है, t = 2√L/g। तो आप चाहो तो पूरा बड़ा मेथड करो या सीधा सीधा फार्मूला याद रखो ना। क्या है, L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू है 20 और G की वैल्यू दे रखी है 10। मेरा आंसर आ गया 2√2 सेकेंड। ये देखो ये टाइम आ गया। क्या यही मैंने आपको पढ़ाया था आज? तो आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन यही था, समझ आया? फिर मिलते हैं आगे, आज के लिए तक, थैंक यू।